हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक्स टॉप 30 सिलेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और सभी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट तौर पर लीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि आपके डेली पेपर तक आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स में, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अगर आपको राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ना है तो उसकी मिनिमम एज क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है 18 साल, 21 साल, 25 साल, या ऑप्शन डी आपका 30 साल। तो आपको पता होगा, नेशनल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देता है, जिसकी सबसे मिनिमम आयु आपको 18 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहने का। अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो तो आपको ऑटोमेटिक उसका आंसर याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में बहुस्तरीय वैश्विक अभियान कौन सा है? मतलब लड़कियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना चालू किया गया था आपके सरकार द्वारा, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गर्ल राइजिंग लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में उसको एक्टिव फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए उससे एक वैश्विक अभियान चालू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है आपको बताना है। ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, या ऑप्शन डी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है, गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में किस योजना का एक और नाम है? आपको बताना है कि गोल्ड हैंडशेक निम्नलिखित में किस योजना का नाम है, आपको बताना है। तो आप मैक्सिमम लोग इसका आंसर टिक आउट करते हैं ऑप्शन ए, लेकिन आप ऑप्शन ए टिक आउट मत कीजिएगा। अगर आप ऑप्शन ए टिक आउट करते हो तो आपका एक नंबर फ्री में चला जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जिसे आप वीआरएस के नाम से जानते हो, कर्मचारियों की मौजूदा संस्था में समग्र कमी की व्यवस्था करने के लिए ये योजना चालू की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड किन दोनों के बीच का अंतर कहा जाता है, आपको ये बताना है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए देश की आय और व्यय, ऑप्शन बी है कंट्री एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, ऑप्शन सी है कंट्री टैक्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, या ऑप्शन डी कंट्री कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। व्यापार संतुलन एक देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित करता है। यह एक देश के आयात और निर्यात के बीच का अंतर को कहा जाता है व्यापार व्यापार संतुलन। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है, एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट, फैक्टर मार्केट, या ऑप्शन डी आपका प्रोडक्ट मार्केट। तो आप लोग याद रखिएगा, एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती हो उसे प्रोडक्ट बाजार कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। और जिन्हें आपको प्रैक्टिस सेट अगर चाहिए इकोनॉमिक्स का, तो टोटल आपको 101 रुपया, जो आपके पॉकेट मनी, जो आपके डेली लाइफ से काफ़ी कम है, इसमें आपको 3500 प्लस आपको क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू साथ में व्याख्या के साथ आपको दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए 101 रुपये में 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर, तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर आपको मेरा नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में डैश होता है।
आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो फिल इन द ब्लैंक को फिल करेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं। तो बाजार का वो स्वरूप जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को अधिक संख्या होने के कारण वस्तु विशेष कीमतों को कोई भी फर्म प्रभावित नहीं कर सकता, उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे आप इंग्लिश में सेबी के नाम से जानते हो, जो आपके शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, उसकी स्थापना असंवैधानिक निकाय के रूप में कब की गई थी? 1970, 1988, 1890 या 1980? तो आप लोग याद रखिएगा, सेबी की जो स्थापना की भी बात की जाए तो उसका स्थापना 1988 में किया गया था, जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, आप एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 29 कह रहा है मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में कौन सा सिचुएशन होता है? आपको बताना है कि इन्फ्लेशन इज सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय। मुद्रास्फीति वो सिचुएशन है जिसमें वस्तुओं को मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा की मूल्य घट जाता है। परिमाण कम वस्तुओं की खरीदारी के लिए उपभोक्ता को अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो तो संभावित परिणाम क्या होगा, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत, जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी की दिशा होती हो तो उसे अस्फीति को कहा जाता है, जिसे आप इंग्लिश में डिफ्लेशन के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, कम से कम एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग को एग्जाम तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए डेली। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए जितना हो सके, जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी क्वेश्चन हो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, वो आपको क्वेश्चन कराया जा सके आपके पेपर में, जो काफ़ी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो। क्वेश्चन 31 कह रहा है भर्ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में किस बैंक का टैगलाइन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा बैंक का टैगलाइन है भर्ती का नाम जिंदगी। ऐसे सवाल आपके बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार उम्मीद है कि ऐसे सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके बीपीएससी में जितने अभी तक पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन का लेवल आपका मॉडरेट टू हाई रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। एक्सिस बैंक का टैगलाइन है भर्ती के नाम जिंदगी। वही बात की जाए आपका इलाहाबाद बैंक का जो है आपका फेमस जो टैगलाइन है और ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारतीय महिला बैंक का, तो भारतीय महिला बैंक का टैगलाइन है इम्प्रूविंग वुमेन इम्प्रूविंग इंडिया। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बैंक के टैगलाइन से पूछे जाते हैं, इससे आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है बैंक अपने जमाओं को अधिकतम जमाओं को दे का उपयोग करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। लोन जो है आपके बैंक में अगर पैसा आप जमा करते हो बैंक, तो उस बैंक आपके पैसों से पैसा कैसे कमाती है? तो किसी और को लोन देकर सबसे ज़्यादा बैंक अपने मतलब इनकम करता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है कौन सा नियम ये कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर कर देता है? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। कौन किसके नियम के तहत ये कहा गया है कि बुरा पैसा जो होता है आपका ड्राइव जो होता है वो बुरे पैसे को अच्छे पैसे में उसे ट्रांसलेट या कन्वर्ट कर देता है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। ग्रेसम का जो नियम है आपको बताता है कि बुरा पैसा, अगर पैसा काफ़ी ज़्यादा फ्लो में हो तो बुरे पैसे को भी अच्छे पैसे में उसे चेंज किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक
वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब जो आपके आरबीआई है, आरबीआई जो आपके छोटे बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, उनको जो ऋण देता है, जो आपको लोन देता है, उसे क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक दर या ऑप्शन डी आपका कैश रिजर्व रेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट आपको उसे कहा जाता है जिसे अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु वाणिज्यिक बैंक रिजर्व जिस दर पर नकदी ऋण लेता हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उसे हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? हु इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको पता होगा जो भारत में मौद्रिक नीति है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो आपके आरबीआई द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में आपका इसे आरबीआई का इसका स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है निम्न में बैंकर्स चेक किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज होकर गलती आंसर टिक आउट कर सकते हो। ऑप्शन की बात की जाए तो आईपीओ, डीडी, एफडी या ऑप्शन डी आपका आरडी। आईपीओ की बात की जाए तो आईपीओ आपके शेयर मार्केट में होता है। कोई प्राइवेट कंपनी जब आपके शेयर मार्केट में जब लिस्टिंग होती है तो उसका आईपीओ निकाला जाता है। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो आपने सुना होगा आईपीओ का नाम। जो फिलहाल अभी टाटा का आईपीओ लॉन्च हुआ था आपके शेयर मार्केट में, तो उसे आईपीओ कहते हैं। डीडी की बात की जाए तो डीडी जो है आपका डिमांड ड्राफ्ट है, जो लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है, जो आपको बैंकर्स चेक के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? आपको बताना होगा। आपने आईएफएससी का नाम सुना होगा। जब आप किसी अकाउंट में बैंक में जाते हो किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने में, तो आपको अकाउंट नंबर और आपको आईएफएससी कोड भरना होता है। तो आपको बताना है कि आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। जो आपको एक कोड मिलता है, आप किस लोकल में, किस टाउन में, किस सिटी में आप कौन सा बैंक का ब्रांच यूज़ कर रहे हो, उसमें एक आईएफएससी कोड दिया जाता है, जो आपके पैसा ट्रांसफ़र करने में आसानी हो सके और आपके बैंक का कोड पहचान कर किया जा सके। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है बैंकर द्वारा सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों को वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो उसे हम प्राइम लेंडिंग रेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेनबेट किससे संबंधित है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि सेनबेट किससे संबंधित है? सेल्स टैक्स से, एक्साइज ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी से या ऑप्शन डी आपका सर्विस टैक्स से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित माना जाता है आपका सेनबेट। कब लागू किया गया था आपके इंडिया में? तो 2000 से लेकर 2001 के बीच आपको लागू किया गया था सेनबेट टैक्स। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, एक्साइज ड्यूटी। निम्नलिखित में किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं होती है? ऑप्शन है ऑटोमोबाइल, सैलून सेवाएं, रेस्टोरेंट या ऑप्शन डी आपका अल्कोहल। बात की जाए जीएसटी लागू ना होने की, तो आपको पता होगा जो आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल पे आपका जीएसटी लागू नहीं होता है। मतलब आप इसे इनडायरेक्टली टैक्स लागू कर सकते हो, लेकिन इस पे डायरेक्ट टैक्स लागू नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी इस पे टैक्स जोड़कर इसे निकाला जाता है, तो इस पे टैक्स नहीं लगा होता है, जीएसटी नहीं लगा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आप लोग के लिए लैंग्वेज पेपर के मैंने ऑलरेडी 10 से 12 प्रैक्टिस सेट करा रखा है। अगर आपने अभी तक पेपर नहीं दिया है, तो आप जाकर सिर्फ क्लास 6 टू 8 9 10 का जब आप लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन उठाकर देखोगे, तो सेम क्वेश्चन, सेम आपका पैटर्न का क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके लैंग्वेज पेपर में करा रखा है। प्रैक्टिस के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है, उस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल आपका लेवल सेम कराया गया है और सेम क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आप जाकर, अगर आपने वीडियो नहीं देखा लैंग्वेज पेपर का, तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं।
और आप लोग के लिए जीके और करंट अफेयर का जीके जीएस का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो आपके टोटल 10 से 12,000 लोगों ने देख रखा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के, जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वो भी वीडियो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष पहली बार प्रयोग किया गया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार इस सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 1984, 1985, 1987 या 1989। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि शून्य आधारित बजट इसे नई शुरुआत करना भी कहा जाता है। इसके तहत किसी विभाग या संगठन द्वारा प्रविष्ट खर्च को हर मद को बिल्कुल नई मद मानकर यह आधार शून्य मानते हुए इसे शुरू किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई बजट चल रहा हो, शीतकालीन हो, अभी शीतकालीन बजट आने वाला है, तो इससे पहले जो आपका बजट हुआ है उसे हम जीरो मान लेंगे, फिर से नया बजट मानेंगे, उसे स्टार्ट से फिर उसे नया मानेंगे, उसे शून्य आधारित बजट कहा जाता है, जो आपके 1987 में इसे स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन 42 कह रहा है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित कौन करता है? वित्त संस्थान, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या ऑप्शन डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है आपके भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, इसे चाहे रट्टा मारिए, लेकिन आप इसे याद जरूर रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल आने वाला है। क्वेश्चन 43 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सार्वजनिक क्षेत्र इकाई के लिए सही है? आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके पब्लिक सेक्टर क्षेत्र के लिए सही माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में वो सभी औद्योगिक और व्यावसायिक उद्यम शामिल होते हैं जिनका स्वामित्व एवं प्रबंधन सरकार के हाथों में होता है या फिर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किसी एजेंसी के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 44 कह रहा है, द डिमांड कर्व क्या होता है? मैंने ऑलरेडी कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है और इस सवाल स्टेट में पूछा भी गया था कि द डिमांड कर्व क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। दर्शाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे ही वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। तो वो आपको दर्शाता है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 45 कह रहा है, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज़ की मांग के परिमाण हो उसे क्या कहा जाता है? इनकम ऑफ डिमांड कहा जाता है, डिराइव डिमांड कहा जाता है, कंपोजिट डिमांड या ऑप्शन डी डायरेक्ट डिमांड। तो जब किसी एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु के सेवा की मांग उत्पन्न होती है उसे मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है, जिसे आप डिराइव डिमांड भी कहते हो इंग्लिश में। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। अगर आप चाहते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज किया जाए तो आप पे डिपेंड करता है कि वीडियो को आप कितना लाइक करते हो, कितना शेयर करते हो, उस पर आपका डिपेंड करता है कि आपको डेली प्रैक्टिस सेट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। अगर आपको बताना है कि आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन राइट करे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, जो आपको सिर्फ ₹101 में 3500 प्लस क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।